नेक्स्ट टॉपिक है केपलर्स लॉ फॉर प्लैनेटरी मोशन, कि जब भी प्लैनेट की सैटेलाइट के मोशन का जिक्र होता है तो केपलर्स के 3 लॉ को पढ़ा जाता है। फर्स्ट लॉ इसका थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी प्लैनेट है वो सारे के सारे सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिटल में चक्कर लगाते हैं और सन उनके एक फोकस के ऊपर लाई करता है। मीन्स इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, एक फोकस के ऊपर सन की पोजीशन होगी जिसके अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिटल में एक प्लेनेट चक्कर काट रहा होगा। इस लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट को। सेकेंड लॉ है एरिया का। इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई एक प्लेनेट है, सपोज सन से इसकी एक पी पोजीशन के ऊपर आर डिस्टेंस थी, तो सेकेंड लॉ ये कहना चाहता है कि हर प्लेनेट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वैप्ट करता है। मीन्स सन के साथ उस प्लेनेट के एक लाइन लगा दी जाए तो सपोज डेल्टा टी टाइम में यह पी पोजीशन से चल करके वो पोजीशन पे आ जाता है, तो इसने यह इतना एरिया स्वैप कर लिया। सेम टू सेम यह प्लैनेट इस इलिप्टिकल ऑर्बिटल के किसी भी पोजीशन पर हो, सपोज यह पी पोजीशन पे न हो कि प्लैनेट हमारा इस पोजीशन पे होता, यहाँ होता ए पोजीशन के ऊपर, तो सेकेंड रूल ये कहना चाहता है कि जितना एरिया इसने डेल्टा टी टाइम में यहाँ पर स्वैप्ट किया है उतना ही एरिया ए से आगे जब है बी पॉइंट पे जाएगा, दूसरी पोजीशन पे जाएगा डेल्टा टी टाइम में, उतना ही एरिया बनाएगा। यानी इन दोनों एरियाज़ की वैल्यू सेम होगी। यहाँ पर रेडियस ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो ये आर्क की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ये आर्क की वैल्यू कम होगी। फाइनली ये कहना चाहता है कि इसकी एरियल वेलोसिटी जो होगी वह कांस्टेंट होती है, और इसका प्रूफ जो है वह एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाला जाता है। सपोज इस पी पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी v थी, डेल्टा टी टाइम में एक छोटा सा इंटरवल ले रहे हैं डेल्टा टी टाइम का, वैसे इसको जूम आउट करके बहुत ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पर हमने दिखा रखी है। अगर डेल्टा टी टाइम छोटा सा इंटरवल हो तो वह पी से क्यू तक जो डिस्टेंस कवर करेगा वह होगी वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। अगर इसी का ही एक और पी और यहाँ पर पॉइंट क्यू है, डेल्टा टी टाइम में यह पी से क्यू जाएगा, तो ये जो आर्क की वैल्यू होगी वह होगी वी डेल्टा टी के बराबर। ये हमारा एस पॉइंट सन है, तो इसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया कि ये परपेंडिकुलर हो गया। ये एंगल सपोज करो इसके साथ थीटा है, तो ये एंगल यहाँ पर थीटा होगा। अब आप इस 2 लाइनों को देखो, एक तो ये लाइन और एक इस साइड लाइन, यानी ये पी पॉइंट और ये क्यू पॉइंट, और ये एंगल हमें थीटा दिखा रखा है, तो ये एंगल जो होगा वह एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं यह बिल्कुल स्मॉल इंटरवल है। बिल्कुल स्मॉल इंटरवल है तो ये जो डिस्टेंस होगी आर और इस साइड ये, यानी एस से पी की डिस्टेंस और एस से क्यू की डिस्टेंस हम अप्रोक्सीमेट सेम लेके चल रहे हैं, तो ये 2 हम एक टाइप से पैरेलल लाइंस मानेंगे, तो ये दोनों एंगल हम बराबर लेकर चलेंगे। एक अजम्पशन हमारी बिल्कुल एक छोटे डेल्टा टी टाइम इंटरवल के लिए। तो ये थीटा एंगल है, तो इस साइड ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, तो हमारे पास एक ट्रायंगल आ जाएगी। ये परपेंडिकुलर डाल दिया इसके ऊपर, ये वैल्यू हमारी जो थी ये थी वी डेल्टा टी के बराबर। तो हाइपोटेनियस अपना वी डेल्टा टी है, ये थीटा एंगल है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी वी डेल्टा टी इंटू साइन थीटा आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन थीटा का होता है। अब हम लिखेंगे कि डेल्टा टी टाइम इंटरवल में इसने जो एरिया बनाया है वह डेल्टा ए किसके बराबर है, यानी डेल्टा ए होगा हमारा हाफ इंटू बेस हमारा इस ट्रायंगल के लिए, ये अप्रोक्सीमेट मैं स्ट्रेट लाइन अज्यूम करके चल रहा हूँ क्योंकि डेल्टा टी बहुत ज़्यादा छोटा इंटरवल है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन के तरीके से बिहेव करेगी। तो इस ट्रायंगल के अंदर इसका जो एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, तो हाफ इंटू बेस हमारा आर है और हाइट हमारा वी डेल्टा टी इंटू साइन थीटा है। तो डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी किसके बराबर आएगा, हाफ इंटू आर वी साइन थीटा के बराबर आएगा। इसको m से मल्टीप्लाई कर दूं मैं,
यानी m से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और m से ही डिवाइड कर दिया, तो ऊपर क्या बच जाएगा, एम वी आर साइन थीटा, और नीचे बच जाएगा 2m। ये हो गया हमारा डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब एम वी आर साइन थीटा क्या है, एंगुलर मोमेंटम होती है कि इस पी पॉइंट के ऊपर इसके अबाउट यह सर्कुलेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसकी एंगुलर मोमेंटम जो होगी वह होगी एम वी आर साइन थीटा के बराबर। मीन्स एम वी आर साइन थीटा इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। और इतना हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय 2m होता है। और एल एक एंगुलर मोमेंटम है जो कांस्टेंट रहेगी, प्लेनेट का मास कांस्टेंट रहेगा, 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है ही है। इसका मतलब डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, यानी एरिया पर यूनिट टाइम जो स्वैप कर रहा है वह हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मींस इसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो इससे एक ये कंक्लूजन निकल के आता है कि जैसे यह प्लेनेट पी पॉइंट पे था, आर डिस्टेंस इसकी ज़्यादा थी, तो एरिया इसने यहाँ पर स्वैप किया, और यहाँ पर इसकी आर डैश डिस्टेंस है वह कम है, तो एरिया तो है उतना ही स्वैप करेगा। बट दिक्कत ये होगी कि यहाँ पर जो लाइन बना रहा है ना, यह बिल्कुल छोटी है। यहाँ पर जो ये लाइन बनेगी ना, यह लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी होगी इनके कंपेयर में, क्योंकि एरिया हमें बराबर रखना है। यानी अगर आर डैश इज़ लेस देन आर होगा तो पी क्यू इज़ लेस देन ए बी होगा। यानी आर की वैल्यू ज़्यादा है तो पी क्यू की वैल्यू कम होगी, आर डैश की वैल्यू कम है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। मीन्स वेलोसिटी एट पी इज़ लेस देन वेलोसिटी एट ए, यानी पी पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी कम होगी तभी तो वह कम ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तभी तो वह ए से बी पॉइंट पर बहुत ज़्यादा फास्टली जा रहा है। टाइम सेम है, डिस्टेंस कवर्ड इसकी ज़्यादा है। तो एक ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है। फर्स्ट लॉ में हमने ये पढ़ा था कि सभी प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिटल में चक्कर लगाते हैं। सपोज एक प्लेनेट P है जो इस सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिटल में चक्कर लगा रहा है। यह एक चक्कर कंप्लीट करने में t टाइम लगाता है, यानी इसका जो टाइम पीरियड है वो हमने मान लिया कैपिटल T है। अब इलिप्स के तो दो एक्सिस होते हैं, एक तो होता है मेजर एक्सिस और एक होता है माइनर एक्सिस। तो थर्ड लॉ की स्टेटमेंट ये है कि एक प्लेनेट का इसके अराउंड चक्कर लगाने का जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड का स्क्वायर इसकी सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब तक हमने जितनी भी डेरिवेशन की है उनमें ऑर्बिट को हमने सर्कुलर माना है, क्योंकि जो ये सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस है ना, इनमें माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। और सेकंड हम ये भी मानते हैं कि जो सर्कल है वह इलिप्स का एक सबसेट है, तो हम जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं वो सारी की सारी हम सर्कुलर ऑर्बिट मान के ही करते हैं। तो इसकी भी जो डेरिवेशन हम अब प्रूफ करेंगे तो वो हम सर्कुलर ऑर्बिट मान के ही करेंगे कि एक प्लेनेट सन के अराउंड एक आर रेडियस के सर्कल के ऊपर चक्कर काट रहा है, यानी इसका जो ऑर्बिट है वह सर्कुलर मान लिया आर रेडियस का है। और हमें ये प्रूफ करना है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा। अब हम जानते हैं कि जो भी क्वांटिटी, जो भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ ट्रेस करती है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स mv² अपॉन आर के बराबर होना चाहिए। सपोज इस सन का मास तो कैपिटल M है और प्लेनेट का मास स्मॉल m मान लिया, तो इसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा वह होगा Gmm डिवाइडेड बाय इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर r के स्क्वायर के बराबर। और यह किसके बराबर होना चाहिए, mv² अपॉन r के बराबर होना चाहिए। एक r से तो एक r कैंसिल कट हो जाएगा, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ Gm अपॉन r। ये आपको लग रहा होगा कि ये तो सर ऑर्बिटल सैटेलाइट की वेलोसिटी थी, ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने निकाली थी सैटेलाइट की, तो उसी टाइप से वो तो अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में चक्कर काट रहा है। हमने यहाँ पर मान लिया सन के अराउंड अर्थ अपनी एक सर्कुलर ऑर्बिटल में चक्कर काट रही है, तो फॉर्मूले के हिसाब से तो वही आएगी। वहाँ पर मास ऑफ अर्थ था, यहाँ पर मास ऑफ सन हो जाएगा।
अब हम जानते हैं जो टाइम पीरियड होता है वह होता है इसकी सरकमफेरेंस 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी v के। तो 2 पाई आर अगर v को डिवाइड करेंगे तो रूट gm तो नीचे आएगा और रूट r ऊपर चला जाएगा। इस क्वांटिटी को अगर हम रूट में लेके जाते हैं तो 2 अगर रूट में जाएगा 4 बनेगा, पाई स्क्वायर बनेगा, r क्यूब बनेगा, डिवाइडेड बाई gm बन जाएगा t की वैल्यू। अब दोनों साइड स्क्वायर करने पर यानी t का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r क्यूब डिवाइडेड बाई gm। अब ये क्वांटिटी तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट हुई तो इससे ये प्रूफ हो गया कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेडियस क्यूब, और यही हमें प्रूफ करना था। मतलब एक प्लेनेट एक चक्कर काटने में जितना टाइम लगाता है उस टाइम का स्क्वायर उसकी रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस पे एक अच्छा सा न्यूमेरिकल भी बनता है। कि सपोज अर्थ की डिस्टेंस सन से कैपिटल R मान ली हमने और जुपिटर की डिस्टेंस 4r मान लिया, फिर कोई भी एक अनदर प्लेनेट की डिस्टेंस हमने 4r मान ली। इफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज 1 ईयर, फाइंड टी जुपिटर कितना होगा। कि सन के अराउंड अर्थ एक चक्कर 1 साल में कंप्लीट करती है, तो जुपिटर बताओ कितने साल लगा देगी उस चक्कर को कंप्लीट करने में। अभी हमने पढ़ा था कि टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर क्यूब होगा। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा, तो मैं डायरेक्ट रेशियो वाइज कर रहा हूँ कि टी ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी ऑफ जुपिटर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर ऑफ अर्थ का क्यूब डिवाइडेड बाई आर ऑफ जुपिटर का क्यूब। अब हमने आर ई को तो आर से डिफाइन कर रखा है, डिवाइडेड बाय आर जे को हमने डिफाइन कर रखा है 4r से, यानी 4r का क्यूब। तो 4r का क्यूब कितना होगा 64r क्यूब, r क्यूब से एक r क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा और 1/64 बचेगा। यानी टी अर्थ का स्क्वायर, टी अर्थ कितना है हमारा 1 ईयर है ना, तो 1 डिवाइडेड बाई ये टाइम टी मान लो आप, वो टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/64 आएगा। तो टी स्क्वायर हमारा 64 आ गया, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 8 ईयर आ गई। यानी अर्थ अगर एक चक्कर 1 साल में कंप्लीट करती है तो जुपिटर 8 साल में वही चक्कर कंप्लीट करेगा सन के अराउंड, क्योंकि उसकी डिस्टेंस सन से 4 गुना है। तो इस टाइप के इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। अब हमने 1-2 थ्योरेटिकल बातें छोड़ दी थी, जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट छोड़ दिया था इस चैप्टर में, वो हम 9th क्लास में पढ़ के भी आ चुके हैं, फिर भी मैं उसका एक फास्टली रिवीजन करवा देता हूँ। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जैसे नाम से इंडिकेशन है, जियो हमारी अर्थ के साथ स्टेशनरी पोजीशन पे है। जैसे जैसे अर्थ घूम रही है वैसे वैसे वह सैटेलाइट भी अर्थ के साथ साथ घूम रहा है। यानी जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है ना, तो इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर एक सैटेलाइट को फिक्स किया जाता है, वह अर्थ के अराउंड चक्कर काट रहा है और अर्थ की सेम स्पीड से चक्कर काट रहा है। जैसे अर्थ की अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो ओमेगा ही एंगुलर वेलोसिटी देकर एक सैटेलाइट को छोड़ दिया जाता है, ताकि अर्थ से अगर उस सैटेलाइट को देखे तो हमारे रेफरेंस के अंदर वह सैटेलाइट हमें स्टेशनरी पोजीशन पे दिखाई दे। जैसे अर्थ एक राउंड अपना 24 घंटे में कंप्लीट करती है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी 24 घंटे में एक राउंड कंप्लीट करता है। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आप बुक्स में भी पढ़ लेना। एक हमने इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास को छोड़ दिया था। इनर्शियल मास का मतलब सिर्फ इतना है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m हमें कैलकुलेट करना है, हम इसके ऊपर F फोर्स लगा देते हैं और इसका एक्सेलरेशन मेजर करते हैं a। तो एनालम थर्ड के अकॉर्डिंग F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी a होगा और जो कांस्टेंट आएगा वह मास आता है। अब ये हमने इसके ऊपर लगाया है, यानी ये कैलकुलेशन हमारे पास है और ये हमने मेजर किया है। फोर्स लगाने के बाद इसके ऊपर एक्सेलरेशन a आया, तो हमारा जो मास निकल के आएगा F डिवाइडेड बाई a, ये होता है इनर्शियल मास। सेम टू सेम इसी ऑब्जेक्ट को
अगर अर्थ के फील्ड में रख दिया जाए तो अर्थ इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी जिसे हम वेट भी कहते हैं mg के बराबर। तो इसके ऊपर लगने वाला जो वेट होगा, जो mg होगा, वह डिवाइडेड बाय अर्थ का एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g करेंगे। तो यहाँ से जो कैलकुलेशन आती है वह होता है हमारा ग्रेविटेशनल मास। इनके डिफरेंस 11th के अंदर पूछ लिए जाते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर। जो 11th का आपका स्कूल एग्जामिनेशन होगा उसमें कई बार ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास के बीच डिफरेंस भी पूछ लिया जाएगा। तो ये थियोरेटिकल बातें आप कंप्लीट कर लेना और इसी लेक्चर के साथ अपना यह चैप्टर भी कवर होता है।